प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों की हर शंका का किया जाएगा समाधान। किसानों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि, विपक्ष किसानों को कर रहा है गुमराह। प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण के पहले चरण की तैयारी लगभग हो चुकी है पूरी। पहले चरण में 4,85,00,000 लोगों को लगाया जाएगा टीका। देश में कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण के लिए जारी तैयारियों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी साझा करते हुए कहा, अन्य देशों के मुकाबले में भारत में कोरोना संक्रमण और मृत्यु दर दोनों ही है कम। और उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लड़ने की घोषणा पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल दिल्ली में हो चुके हैं बेनकाब। नमस्कार, मैं हूं अर्चना ब्रजेश और अब समाचार विस्तार से। नए कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से देश भर के किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी किसी भी शंका पर सरकार बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार है। मंगलवार को गुजरात के कच्छ में विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि तमाम विपक्षी दल जो पहले कृषि कानूनों का समर्थन करते थे, आज वो किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि देश का जागरूक किसान भ्रम फैलाने वालों को परास्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को पुष्प चक्र समर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। इस मौके पर फ्लाई पास का भी आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित किया। राष्ट्रीय समर स्मारक पर लगातार जलती रहने वाली अमर जवान ज्योति से 4 विजय मशालों को प्रज्वलित किया गया, जिसे सेना के जवानों को सौंपा गया। देश के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक इन 4 मशालों को देश के हर कोने में ले जाया जाएगा। इसके पश्चात ये मशालें वापस दिल्ली लौटेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार भी साझा किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश भर में मनाए जाने वाले स्वर्णिम विजय वर्ष के पश्चात चिन्ह का अनावरण किया। इसी के साथ साल पूरे तक चलने वाले स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति ने विजय दिवस पर ट्वीट करके कहा कि विजय दिवस पर आइए हम अपने सैनिकों की वीरता को याद करें, जिन्होंने हमारे राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा और मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए अटूट प्रतिबद्धता दिखाई। 1971 की लड़ाई में उनकी शहादत ने हमारी सेना के लिए अद्वितीय धैर्य और कौशल दिखाया था। राष्ट्र सदैव के लिए उनका ऋणी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बार फिर से देश भर के किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार किसानों की हर समस्या के लिए समाधान के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने किसान के हितों को अपनी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि जो लोग आज नए कृषि कानूनों पर भ्रम फैला रहे हैं, वो दल अपनी सरकार के समय इन तमाम प्रावधानों के पक्ष में थे। पीएम मोदी ने विरोधी दलों पर आरोप लगाया कि जब वो लोग सुधारवादी फैसले नहीं ले सके तो आज इन फैसलों पर झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक बार फिर से देश भर के किसानों को आश्वस्त किया है कि उनकी सरकार किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने किसान हितों को अपनी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि जो लोग आज नए कृषि कानूनों पर भ्रम फैला रहे हैं, वो दल अपनी सरकार के समय इन तमाम प्रावधानों के पक्ष में थे। पीएम मोदी ने विरोधी दलों पर आरोप लगाया कि जब वो लोग सुधारवादी फैसले नहीं ले सके तो आज इन फैसलों पर झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार की नीति और नियत दोनों ही ईमानदार हैं और उनकी सरकार किसानों की आय बढ़ाने से लेकर उनको अधिक विकल्प उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि किसान उनकी बात समझेंगे और आगे भी आशीर्वाद देते रहेंगे। सरकार के ईमानदार प्रयास और जिसको करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए हैं, देश के हर कोने के किसानों ने आशीर्वाद दिए हैं। मुझे विश्वास है कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। जहां एक ओर सरकार की ओर से लगातार किसान संगठनों से बातचीत के माध्यम से किसी भी समस्या का हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच मंगलवार को भी किसान संगठनों का कृषि मंत्री से मिलने का सिलसिला जारी रहा। भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर के साथ कई किसान संगठनों के नेताओं ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर नए कृषि कानूनों का समर्थन किया और किसानों के बीच भ्रम फैलाए जाने की बात भी कही। कई जगह किसान कुछ भ्रम फैला रहे हैं और इसलिए इन लोगों के मन में भी भ्रम था। जब मैंने विषय को रखा तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह बिलों का समर्थन यहाँ भी करते हैं और अब जिला स्थान तक जाएंगे और बिलों के बारे में किसानों को बताएंगे, किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं। जब हमें बुलाया सुनने के लिए, हमने बातें रखी अपनी, तो मंत्री जी का एकदम बहुत बढ़िया निर्णय रहा कि हम इन पर विचार करेंगे और आपकी बातों को आगे बढ़ाएंगे। सब जगह हम अपने जितने भी जिलों में हमारा आंदोलन चल रहा था, उत्तर प्रदेश के जिलों में, उत्तराखंड में, या तो उन जगह अभी हम रोकेंगे। तो हमने अपने संगठन की हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। हमारा संगठन जो अच्छी चीजें हैं बिल में, उनका प्रचार प्रसार भी करेगा, सरकार के समर्थन में करेगा। इससे पहले भी सोमवार को देश के कई राज्यों के 18 किसान संगठनों के नेताओं ने कृषि मंत्री से मुलाकात की थी, तो रविवार को उत्तराखंड के किसानों ने कृषि मंत्री से मुलाकात की थी। सभी ने नए प्रावधानों का समर्थन किया था और नए कानूनों को किसान के हित में बताया था। इस बीच सरकार की ओर से भी तमाम मंत्रियों ने भी एक बार फिर से विपक्षी दलों पर निशाना साधा और बिना आधार के किसानों के नाम पर विरोध करने की बात कही है। कई प्रकार से किसानों से वार्ता हुई है, लेकिन किसान के हित में जो बातें हैं उसको ओझल करने का काम कम्युनिस्ट और कांग्रेस के नेता लोग करने का काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, इसलिए किसानों के हित में उठाया गया कदम है। नियत और पूरी तरह से इनकी जो है वो नियत में खो है और ये चाहते ही नहीं कि किसानों का कोई मुद्दा उसका समाधान हो, क्योंकि किसानों के जो न सशक्तिकरण के साथी हैं ये और न सफलता के साथी हैं। जब इनके ऊपर बहस करने का समय था पार्लियामेंट के अंदर, तब तो श्रीमती सोनिया गांधी जी भी और राहुल गांधी जी भी वो अमेरिका चले गए
लेकिन जैसे ही कानून पास हुए अगले दिन आ गए और पंजाब में जाके राहुल जी ट्रैक्टर के ऊपर बैठ गए, किसानों को भड़काना शुरू किया। जहां पंजाब और आसपास के कुछ किसान संगठन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं देश भर से दर्जनों किसान संगठनों ने आगे आकर नए प्रावधानों का समर्थन किया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारतीय उद्योग परिसंघ के बिग पिक्चर समिट को संबोधित किया। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। In this pandemic situation, where there are many restrictions for gathering, but still I am finding now day in and day out that now programs are attended by more people through virtual video conferencing, and they join in a large number. There is programs are crispy and in a way more tasty. What is more important is that we are a country where the growth of communication technologies is phenomenal. We have now 1.2 billion mobile phones in the country. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सामाजिक शोध की बहुत आवश्यकता है। राज्यपाल ने मंगलवार को राजभवन में गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान तथा प्रयागराज मेला प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में स्थापित कुंभ अध्ययन केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि कुंभ जैसे महत्वपूर्ण आयोजन के लिए अभी तक देश में कोई शोध केंद्र नहीं था। अब ये केंद्र कुंभ मेले से संबंधित शोध, अभिलेखीकरण एवं ज्ञान विमर्श पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि ये केंद्र प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र के लिए बेहतर संयोजन साबित होगा। साथ ही इसे देश और विदेश से आने वाले पर्यटक प्रयागराज के संस्कृत स्वरूप को और बेहतर तरीके से जान सकेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना के कारण संसद का शीतकालीन सत्र नहीं होगा। अगले साल जनवरी में सत्र की बैठक आयोजित करना उपयुक्त होगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सर्दियों का महीना कोरोना के प्रबंधन के लिहाज से बेहद अहम है। जोशी ने कहा कि उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से संपर्क स्थापित किया है और कोरोना महामारी पर चिंता जताते हुए संसद के शीतकालीन सत्र से बचने की सलाह दी है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के पहले चरण की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। पहले चरण में 4 करोड़ 85 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण की रणनीति के मुताबिक पहले चरण में 7,65,000 हेल्थ केयर वर्करों तथा 22,30,000 फ्रंटलाइन वर्करों को टीका लगाकर इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद मतदाता सूची के माध्यम से आयु के आधार पर प्राथमिकता सूची तैयार करके टीकाकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए टीकाकरण अभियान को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने रणनीति तैयार की है। इधर प्रदेश में हेल्थ वर्करों को कोविड-19 का टीका लगाने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लखनऊ शहर में सप्ताह में सोमवार और शुक्रवार को 2 दिन कोरोना टीका लगाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय भटनागर के मुताबिक सोमवार और शुक्रवार को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। नियमित टीकाकरण में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से प्रत्येक टीम में करीब 10 एएनएम को शामिल किया जाएगा और इस तरह 50 टीमें टीकाकरण के लिए तैयार होंगी। प्रधानमंत्री के जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के आह्वान के बाद से ही भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो लखनऊ द्वारा लगातार लोगों को कोरोना के विरुद्ध लड़ाई के लिए जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में लखनऊ के सुभाष चंद्र बोस राजकीय कन्या विद्यालय में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं से कोविड से बचाव संबंधित प्रश्नोत्तरी की गई, जिसमें जीतने वाली छात्राओं को पुरस्कार प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो के अपर महानिदेशक आरपी सरोज, संयुक्त निदेशक सुनील कुमार शुक्ला और कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर अनुराधा तिवारी द्वारा वितरित किए गए। इस अवसर पर कॉलेज की प्रधानाचार्य ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता से छात्राओं में कोरोना से बचाव कैसे किया जाए, इसकी अच्छी जानकारी मिली है। कोविड
संबंधित जागरूकता प्रतियोगिता हुई, जिसमें तकरीबन 160 छात्राओं ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रतिभागिता की। और मुझे अत्यंत हर्ष है कि प्रश्नों के उत्तर कोविड से संबंधित थे, जिनके उत्तर जो छात्राओं द्वारा दिए गए उससे ये आभास मिला कि बच्चों को कोविड संबंधित पर्याप्त जानकारी है, जो अतिथियों समेत शिक्षकों को भी आह्लादित कर गई। और जो उनको नहीं पता था उस प्रश्नोत्तरी क्रम में उनको पता चला। इस तरह के कार्यक्रम छात्राओं के संदर्भ में और सामाजिक संदर्भ में बहुत लाभकारी होते हैं और होते रहने चाहिए। अक्सर वाहनों के पीछे लिखा रहता है कि धीरे चलें और सुरक्षित घर पहुंचें। वाहन चलाते समय आपकी सतर्कता ही जीवन का सुरक्षा कवच है, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक सीधे मार्गों पर रफ्तार भरी मनमानी इंसानी जीवन पर भारी पड़ रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक हादसे और मृत्यु सीधे मार्गों पर हो रहे हैं। लंबा और सीधा मार्ग, सड़क पर बने मोड़, कट, गड्ढे, पुल और पुलियों पर होने वाली दुर्घटनाओं के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में करीब 42,572 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 22,665 लोगों की जान गई। वहीं सीधे मार्गों पर 15,336 हादसों में 8,662 लोगों की मृत्यु हुई। परिवहन आयुक्त ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए वाहन चलाने वालों को यातायात संकेतकों को ध्यान में रखकर वाहन चलाना चाहिए। ठंड में कोहरे के मौसम में गाड़ी की गति धीमी रखनी चाहिए और संकेतकों का पालन अवश्य करना चाहिए। नियंत्रित गति में वाहन चलाना चाहिए। वहीं जिन मार्गों पर निर्माण कार्य चल रहा हो वहां अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। राजधानी लखनऊ में क्रिकेट के अन्य गतिविधियों की तरह महिला क्रिकेटरों की अधूरी लीग आज संपन्न हो गई है। डॉक्टर अखिलेश दास स्टेडियम में सीरीज का फाइनल मुकाबला सीएल ब्लू और रेड के बीच खेला जा रहा है। क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ की महिला विंग का संचालन करने वाली पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रियंका शैली ने बताया कि बीती फरवरी माह में महिला क्रिकेटरों की तलाश के लिए लखनऊ में कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 100 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसमें 60 खिलाड़ियों का चयन करके 4 टीमें बनाई गईं और इनके बीच लीग मुकाबले हुए। इसमें प्रदर्शन के आधार पर सीएल ब्लू और रेड टीम ने फाइनल में प्रवेश किया और ये मुकाबला आज खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि फाइनल मैच के बाद आज सीएल अंडर 16, 19, 23 और सीनियर महिला क्रिकेट टीम का भी चयन होगा। आज जो सीएल ब्लू और रेड के बीच में फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, उसकी अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं विश्व स्तर की महिला क्रिकेटर प्रियंका शैली से। प्रियंका, आज के अपने फाइनल मैच के बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? ब्लू एंड रेड में फाइनल मैच है T20 फॉर्मेट पे। ब्लू ने रेड को हराया 9 विकेट से और इसमें वुमेन ऑफ द सीरीज बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर हमारी शिवप्रिया पांडे और हमारी जो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट की बहुत ही होनहार क्रिकेट प्लेयर्स हैं जो रणजी मैचेस के लिए भी सेलेक्ट हैं। और काफी कुछ लड़कियों को, नई लड़कियों, जो हमारे यहाँ एक 6 इयर्स की भी लड़की आई है मीडियम पेसर बॉलर सना खान, वो बहुत ही छोटी लड़की है और वो बहुत ही आगे, उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। प्रदेश में महिला क्रिकेटरों की पूर्व और की स्थिति में और आज की स्थिति में कोई विशेष फर्क दिखाई दे रहा है प्रियंका? विशेष नहीं, बहुत ही फर्क है। हम लोग के टाइम 2011 और 2012 के बाद और आज की डेट में बहुत ही फर्क है। मतलब काफी चेंजेस हैं जी। हर तरह से। आपके क्रिकेट एसोसिएशन प्रदेश सरकार में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या अपेक्षाएं रखती है? वैसे तो हमारा चूंकि बीसीसीआई से एफिलेटेड है, इसमें गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का इतना इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो तो कहीं ना कहीं जॉब मिलती है उन्हें। कोई रेलवेज में होता है, एक बहुत बड़ा फर्म है रेलवेज जो सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को, और भी जो जोन के होते हैं, लेकिन और भी तरह के प्लेयर्स हैं, और भी जैसे क्रिकेट में ही हमारे हैं जो स्टेट खेले हैं, जोन खेले हैं। तो मैं इस स्टेट गवर्नमेंट से यही चाहूंगी कि उन्हें कहीं ना कहीं उनको उनकी लाइफ सिक्योर की जाए। भाई हर आदमी इंटरनेशनल नहीं हो पाता, तो उन्हें भी तो पूरा एक होल उनका एक पूरा टाइम अपने कैरियर को बनाने के लिए,
बट ऐसा होता है कि आज भी बहुत से लोग हैं जिनको कहीं जॉब नहीं है। तो मेरा स्टेट गवर्नमेंट से यही है, रिक्वेस्ट कह लीजिए, मतलब एक सजेशन है कि प्लेयर्स को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना है, उनको कहीं ना कहीं उनकी फ्यूचर को सिक्योर करना है। प्रियंका, आप प्रदेश की महिला क्रिकेट एसोसिएशन की संचालक हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झुग्गी झोपड़ी में रहकर पक्के मकान का सपना देखने वाले गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना न केवल उनके सपनों को पूरा कर रही है, साथ ही तमाम प्रकार की होने वाली समस्याओं से भी निजात दिला रही है। कन्नौज जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित होने वाले सभी जाति धर्म के गरीब परिवारों की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई है पक्का आवास पाकर। लाभार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। दूरदर्शन प्रतिनिधि से बात करते हुए छिबरामऊ तहसील के सिकंदरपुर इलाके में रहने वाले नफीस ने बताया कि पहले वो छप्पर में रहते थे, कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता था। अब उनके पास पक्का आवास है और वो अपने पूरे परिवार के साथ सुकून से रहते हैं। मकान में रहते थे, हमको बरसात और गर्मियों में बहुत दिक्कत होती थी, बहुत परेशानी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमको रुपए मिले, उससे हमने ये मकान बनवाया। अब हम पक्के मकान में रहते हैं, हमको बहुत आराम है और बहुत अच्छे से रहते हैं। मोदी जी को धन्यवाद। बहुत कुछ लाभ है। पहले तो मैं कच्चे में रहता था, छप्पर में रहते थे। जब से मुझे ये आवास मिला है तब से बहुत खुश हूँ। मुझे सहायता मिली है। हमेशा प्रधानमंत्री आवास विकास योजना मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। पहले छप्पर में रहते थे, उन्होंने कॉलोनी दी, इसमें रहने लगे और इसके बाद में पैसे दिए, उससे मकान बना, मकान में रहने लगे। हम पहले कच्चे मकान में रहते थे, हमने कभी नहीं सोचा था कि पक्के मकान में रह पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने हमें रुपए दिए, पक्का मकान बनवाया। अब हम पक्के मकान में रहते हैं, खुश हैं, परिवार भी खुश है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिली आर्थिक मदद से चित्रकूट जिले के कच्चे घरों में रहने वाले गरीबों के स्वयं के पक्के मकानों में रहने का सपना साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों ने बताया कि केंद्र सरकार से मिली आर्थिक सहायता से उनके कच्चे आवास पक्के बन गए हैं। उन्होंने बताया कि अब बारिश में उनका सामान खराब नहीं होगा, कड़कड़ाती ठंड और गर्मी में भी राहत मिलेगी। परियोजना अधिकारी अनय कुमार मिश्र ने बताया कि जिले में पिछले वित्त वर्ष में 3,810 का लक्ष्य था, जिसमें से 3,801 पात्र पाए गए थे। इसमें 3,731 आवास लाभार्थियों द्वारा बनवा लिए गए हैं, शेष निर्माणाधीन हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में 5,111 ग्रामीण आवासों का लक्ष्य है। इसमें लाभार्थियों को 3 किश्तों में कुल 1,20,000 रुपए खाते में दिए जाते हैं। साथ ही मनरेगा से लाभार्थी को 100 दिन का रोजगार भी उपलब्ध कराया जाता है। कच्चे मकान में पानी, बरसात में ठंडी है, ठंडी की वजह से अब यहाँ वहाँ बरसात में है, चूता है, सगला पानी डालते हैं। यहाँ का मुंदी तो पी कौन तहाँ से तो बसा तो करे खाए बानी मजूरी कैसे ऐसे खाए पी के, ताकि कल जो आराम से बैठ पाए रही। इसको तो बहुत लाभ मिला हमको, इसलिए कि हमारा बनवाया न होता, सरकार की तरफ से बन गया। गरीबी भी कुछ राहत मिली हमको और अच्छी तरह से रह भी रहे हैं। इसमें कोई तरह के लड़के बच्चे भी छोटे छोटे हैं, पाल रहे हैं इसी तरह से, नहीं टूट फाट जाते थे, इधर भागते हैं। बहुत परेशानी, कहीं खपड़ा टूटते हैं, कभी लकड़ी टूटती है, कभी पानी बरसात में है, ठंड आती हवा, बहुत आराम बहुत मिल रहा है। काम हमें हो गया है, सरकार ने बढ़िया सहारा किया है। ये कॉलोनी मिली है, हमारे नाम आई है। वो हर साल गिर जाते हैं, उसको बनाते हैं, छाते हैं, वो गिर जाते हैं। पानी बरसा पत्थर गिरता है, वो खपड़ा कुल फूट जाते हैं। तो इसलिए छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी में रहते हैं, ये दिक्कत थी। तो पक्का मकान बन जाने से अच्छे से लड़का बच्चा रहे, तो मांगे प्रधान से कि हमको कॉलोनी चाहिए। जब कहे वोट दियो, जब तुम्हें मिलेगी कॉलोनी मिलेगी। जब हमको कॉलोनी दिया, कच्चे मकान वाली परेशानी दूर हो गई। जब से कॉलोनी मिली तब से का कहती सफाई रहती है, या नहीं तो खपरा मंगाओ, लकड़ी मंगाओ या चीज मंगाओ, छवैयन का ढूंढो। जब से पक्का मकान बन गया है तब से हमें कुछ ठीक है।
गोरखपुर मंडल के रेलवे सुरक्षा बल की महिला प्रशिक्षुओं का 49वां दीक्षांत परेड समारोह संपन्न हुआ। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक और पूर्वोत्तर रेलवे के आईजी अतुल कुमार श्रीवास्तव समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी समारोह में उपस्थित रहे। समारोह में 350 महिला प्रशिक्षणार्थियों ने मनमोहक परेड कर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस अवसर पर महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे ने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल देश का सर्वोत्तम बल है और आज से आप लोग सुरक्षा के साथ साथ सामाजिकता का भी दायित्व निभाने के लिए अपने कार्यक्षेत्र में तैनात हो जाएंगी। महिला आरक्षियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित भी किया गया। ये 350 प्रशिक्षु आए थे महिला कांस्टेबल, उनका पासिंग आउट परेड था। उन लोगों ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। अब वो वापस जा करके एक्चुअल वर्क करने के लिए डिफरेंट रेलवेज में रिपोर्ट करेंगे। 8.5 महीने का प्रशिक्षण है और इन्हें हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। अनआर्म्ड कॉम्बैट कराते हैं, आर्म चलाने के लिए भी बताया जाता है। जो रेलवे में डे टू डे ज़रूरतें पड़ती हैं, महिलाओं से, बच्चों से, बुजुर्गों से किस तरह से व्यवहार करना है, कैसे करना है, ये पूरे बिल्कुल फुल्ली ट्रेंड है। इनको अभी बाद में ये भी बताया गया कि 1 महीने की इनको कमांडो ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम शुरू कर उद्योग और देश की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित साइबर सैनिकों की मांग को आईआईटी कानपुर पूरा करेगा। देश में प्रशिक्षित और कुशल साइबर सुरक्षा कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर साइबर स्पेस के लिए एक समर्पित केंद्र है। इसके अलावा साइबर स्पेस पे 3 नए मास्टर कार्यक्रम डिजिटल भारत की ओर से अग्रसर राष्ट्र को समर्पित और उच्च कुशल जनशक्ति के प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने और इस आवश्यकता को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग अगस्त 2021 से साइबर सुरक्षा में 3 पाठ्यक्रम एमटेक, एम-बायो रिसर्च और बीटेक एमटेक दोहरी डिग्री का पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। आईआईटी कानपुर के बोर्ड द्वारा हाल में ही एमटेक एंड मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम अप्रूव किए गए हैं। साइबर सिक्योरिटी का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे लोग डिजिटल स्पेस पे आ रहे हैं, डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है देश में, उसी के अनुपात में जो डिजिटल स्पेस में डेटा जाता है उसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी का प्रयोग होता है। इस मास्टर्स प्रोग्राम के द्वारा हम आशा कर रहे हैं कि बहुत लोग इससे सीखेंगे कि किस प्रकार से साइबर सिक्योरिटी के टूल्स का प्रयोग करके डिजिटल स्पेस के डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी देश के लिए और दुनिया के लिए। साइबर अटैक बहुत सारे चल रहा है अभी, तो उसी के वजह से हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी के ट्रेनिंग और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्टीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए हमने ये तैयार किया कि हम जो रिसर्च करते हैं उसका जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं उनको हम क्यों ना स्टूडेंट्स को भी दें और उनको प्रोफेशनल एक्सपर्टीज में बदलें। तो इसलिए हमने 3 तरीके का मास्टर्स प्रोग्राम इन साइबर सिक्योरिटी चालू करने जा रहा है। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। स्वर्णिम विजय मशाल को किया प्रज्वलित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों की हर शंका का किया जाएगा समाधान। किसानों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि, विपक्ष किसानों को कर रहा है गुमराह। प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण के पहले चरण की तैयारी लगभग हो चुकी है पूरी। पहले चरण में 4 करोड़ 85 लाख लोगों को लगाया जाएगा टीका।
और गोरखपुर मंडल के रेलवे सुरक्षा बल की महिला प्रशिक्षुओं के 49वें दीक्षांत परेड समारोह का हुआ समापन। 350 महिला प्रशिक्षुओं ने समारोह में पद और गोपनीयता के लिए शपथ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।